नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कल लाइव आकर आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक के बीच की जितनी भी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ हैं जो मैं आप तक पहुँचा पाऊँगी उन्हें पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और ऐसे में ही दोस्तों आज जो मैं शुरुआत कर रही हूँ, मेरी पहली कहानी है समर्पित शहीद भगत सिंह को। दोस्तों, शहीद भगत सिंह मात्र 23 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गए। और उनकी कहानी क्यों मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, उसको आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उस वक्त का एक युवा, एक यंग बच्चा क्या मानसिकता रखता था और क्या जज्बा रखता था कि वो देश के लिए बहुत हंसते हुए और बहुत खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक गांव में हुआ था दोस्तों, और आज वो गांव पाकिस्तान में है। और ये उन दिनों की बात है जब हमारा देश ब्रिटिश राज्य के गुलामी को सह रहा था। वो हमारे साथ जो भी अत्याचार कर रहे थे हम उसको सह रहे थे, और इस गुलामी से आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई आंदोलन को शुरुआत कर चुके थे। ऐसे ही टाइम पे दोस्तों भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में, और वो बहुत लकी थे कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो दोस्तों की वो पूरा परिवार जो था स्वतंत्रता सेनानियों से भरा हुआ था। कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन उनके पापा यानी कि उनके पिताजी और उनके दोनों चाचाओं को जेल से छोड़ा गया था, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल चले गए थे। उनको बहुत खुशी थी कि उनके घर एक बेटा आया है और वो भी आगे चल के शायद सहयोग करेगा। कहते हैं ना दोस्तों, आप जैसा वातावरण एक बच्चे को अपने घर के अंदर देते, क्योंकि आपका घर ही पहला आपका विद्यालय होता है। आपकी जो आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, जो आप उनको किस तरह के संस्कार देते हैं, वो बच्चों में ऑटोमेटिकली अंदर उनमें घर कर जाते हैं। और एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में जन्म लेना कहीं ना कहीं भगत सिंह के लिए उनकी लाइफ की एक बहुत प्रेरणादायक कहानी बन गया। दोस्तों, भगत सिंह अक्सर अपने पिताजी के साथ खेतों में जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी किया करते थे, मजदूरी किया करते थे। ऐसी ही एक बहुत प्यारी और सुंदर घटना ये बताई जाती है दोस्तों कि एक बार जब वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ के उनके साथ उनके खेतों में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, पिताजी हम खेती क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और ये क्या मतलब मुझे थोड़ा समझाइए। बहुत छोटे थे वो। तो पिताजी ने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया कि बेटा हम पहले अच्छा बीज लेके आते हैं, फिर अब उस बीज को यहाँ बोते हैं, फिर पानी देते हैं, खाद देते हैं, और उसके बाद ये अनाज पैदा होता है, और इस तरह से हम देश की सेवा करते हैं। किसान जो है बहुत ही एक वैल्यूएबल पर्सन होता है किसी भी देश के लिए। भगत सिंह को ये बात बहुत अच्छी लगी दोस्तों, और उन्होंने अपने मासूम से बचपने में एक प्रश्न अपने पिताजी को दोबारा किया कि क्या पिताजी हम ब्रिटिशर्स से इसीलिए हार रहे हैं ना कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास बंदूकों की कमी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बंदूकों के बीज ले आए और उनको यहाँ बो दें ताकि हम बहुत सारी बंदूकें पैदा कर सकें और इन अंग्रेज़ों को मार कर अपने देश से बाहर निकाल दें। पिताजी के मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ, और उन्हें कहीं ना कहीं अपने बेटे में एक स्वतंत्रता सेनानी की झलक दिखाई देने लगी। कहते हैं दोस्तों कि भगत सिंह मात्र 12 साल के थे जब अनफॉर्चुनेटली बहुत दर्दनाक घटना घटी पंजाब के ही अमृतसर में, और वो घटना थी जलियांवाला बाग की घटना, जहां जनरल डायर ने एक सभा में जाकर बिना लोगों को सचेत किए गोलियां चलानी शुरू कर दी, और तकरीबन 1000 निहत्थे लोग मारे गए, और कई उसमें औरतें थी, कई बच्चे थे। जब इस बात का पता भगत सिंह को चला तो वो अपने घर से 25 किलोमीटर दूर भागकर पैदल चले गए और उस जगह को खुद अपनी आंखों से देखा। वो मार्मिक दृश्य कहीं ना कहीं उनको बहुत
बुरी तरह से उनके दिमाग में घर कर गया। वो बहुत आहत हुए दोस्तों, और वो खून भरी मिट्टी को अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में समेट कर अपने घर वापस आए, और उन्होंने कसम खाई कि अब उनके जीवन का हर दिन जो है अपने देश के लिए समर्पित होगा। उन्हीं दिनों गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे दोस्तों, और इनके पिताजी, भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी, और ऐसे ही हजारों युवा, हजारों लोग जो हैं उस आयोग उसमें शामिल थे। उसमें ये लोग किताबें जला देते थे, मतलब कोई भी चीज़ ये विदेशी ग्रहण नहीं करते थे, चाहे वो कपड़े हों, चाहे किताबें हों, चाहे एजुकेशन हो। हमारी स्वदेशी एजुकेशन को बहुत वैल्यू दी जाती थी, और कोशिश की जाती थी कि हमारे बच्चे जो हैं भारत के स्कूलों में पढ़े, गुरुकुल में जाएं पढ़ने के लिए, और ब्रिटिश की जो एजुकेशन है उसको ना पढ़े। ऐसे ही समय में दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ, और चौरी चौरा कांड में एक पुलिस ऑफिसर के साथ उनके 11 साथियों को इसी तरीके से मार दिया गया बिना अलर्ट दिए। और जब गांधी जी को इस घटना की खबर मिली तो वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, गांधी जी का जो मानना था या जो सोच थी, वो अहिंसा थी। वो ये चाहते थे कि हम बिना लड़े, बिना झगड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। लेकिन और इससे जब वो आहत हुए चौरी चौरा कांड को सुनकर, तो उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और शांति से बैठ गए, और ये कह दिया कि अभी शायद आज़ादी पाने के लिए हमको और टाइम चाहिए। दोस्तों, वो नन्हा सा बालक उस वक्त सिर्फ 14 या 15 साल का था, और उसे गांधी जी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। कहा जाता है, या जितनी भी रिसर्च मैंने की है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद गांधी जी की फिलॉसफी और भगत सिंह की फिलॉसफी बिल्कुल अलग हो गई। भगत सिंह का कहना था कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए, और अगर हम अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रयोग किसी अच्छे कारण से करते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को रिप्लाई देने का और कोई तरीका है ही नहीं। अगर हम अहिंसा के पथ पर ही चलते रहे तो हम जिंदगी में कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही कई छोटी छोटी घटनाएं होती गई दोस्तों, और भगत सिंह का मनोबल बढ़ता गया। वो और अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए, और उन्होंने अपनी एक नौजवान सेना तैयार कर ली। उसमें उनके काफ़ी दोस्त, और उस समय का जो यूथ था बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने लगा। लेकिन इनका जो तरीका होता था दोस्तों, वो थोड़ा सा हिंसा के साथ होता था। ये किसी को भी गोली मार देते थे, जहाँ ये गलत देखते थे वहाँ ये गोली मारने में भी हिचकते नहीं थे, क्योंकि उनको वही उस वक्त राइट डिसीजन लगता था, और प्रॉब्लम को वहीं ख़त्म कर देते थे। उन्हीं दिनों की बात है दोस्तों, अब ये बड़े हो गए थे, और ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के मजदूरों के खिलाफ एक बिल को पास कर, मजदूर विरोध बिल जो होता है उसको पास करने की तैयारी कर रही थी। भगत सिंह को इस बात का बहुत बुरा लगा, और उन्होंने और उनके युवा साथियों ने इस चीज़ का भरपूर विरोध किया। लेकिन उनकी कौन सुनता, उनकी कोई नहीं सुनता था। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था दोस्तों कि कई भारतीय लोग भी इस चीज़ में शामिल थे, मजबूरीवश थे, क्या कारण था ये नहीं पता, या उन्हें अपना घर चलाना था, कि उनकी भी मंजूरी इस चीज़ में थी। जब भगत सिंह ने देखा कि हम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं दोस्तों, तो उन्होंने असेंबली में जाकर एक धमाका कर दिया, यानी कि एक बम विस्फोट कर दिया। कहा जाता है कि ये जो इन्होंने बम बनाया था दोस्तों, इसमें उनके साथी सुखदेव और राजगुरु सब इनके साथ थे, और जब इन्होंने ये बम बनाया था तो उसमें विस्फोटक सामग्री बहुत कम डाली थी, क्योंकि उनका एम किसी को मारना नहीं था। उनका एम सिर्फ और सिर्फ डर फैलाना था अंग्रेजों के बीच में, ताकि वो डरें कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे, इसी तरीके से। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज थे, उस समय बहुत पावरफुल थे। ब्रिटिशर्स ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद इन्हें दूसरी जेल यानी कि लाहौर जेल में शिफ्ट किया गया दोस्तों, और वहाँ भी भगत सिंह अपने विरोध को लगातार करते रहे। और जब उनको लगा कि इनकी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि उन्होंने बहुत बायस देखा, उन्होंने ये देखा कि जो
जो कैदी है, जो अंग्रेज़ों की तरफ से हैं, उन्हें बहुत सुविधाएं अंदर दी जा रही हैं, उन्हें अच्छा खाना दिया जा रहा है, अखबार दिया जा रहा है, लिखने के लिए पेन पेंसिल दी जा रही है, लेकिन इन लोगों के साथ बहुत गलत सलूक हो रहा है, इनको गंदा खाना दिया जाता है और इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, मारपीट तक की जाती है। तो इसका भी विरोध किया। बहुत सारे विरोधों को जब ये लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अवॉइड करना शुरू किया दोस्तों, तो भगत सिंह और इनके सारे साथी भूख हड़ताल पर बैठ गए। कहते हैं भगत सिंह की जो हड़ताल है दोस्तों वो 106 दिन तक चली। कितनी बड़ी बात है, 106 दिन तक। और कहते हैं कि इन 106 दिन में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको टॉर्चर करने की। हर तरीके से उनके मुंह में खाना ठूसने की कोशिश की गई दूध के रूप में, यहाँ तक कि उनके घड़े में जो पानी रखा जाता है उसकी जगह भी दूध रख दिया जाता था ताकि मजबूर होकर वो दूध पी लें। लेकिन भगत सिंह ठस से मस नहीं हुए दोस्तों, उन्होंने अपना प्रण नहीं छोड़ा और फाइनली ब्रिटिशर्स को हार मानकर उनकी बातों को मानना पड़ा। कई बातें उन्होंने उनकी मंजूर कर दी, लेकिन उसके बाद इन तीनों के खिलाफ केस हुआ दोस्तों और इनमें ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई कि इन तीनों दोस्तों को फांसी, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी करार दिया गया दोस्तों और इनके बाकी साथियों को उम्र कैद की सजा हुई। कहते हैं जिस दिन इनको फांसी देनी थी वो 24 मार्च का दिन था दोस्तों, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये डर था कि जिस तरह से इनकी प्रसिद्धि है बाहर, जिस तरह से लोग इनको प्यार करते हैं, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, लोग विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने चुपके से ही 23 मार्च की रात को 1931 में 23 मार्च की रात 7:30 बजे के आसपास इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया। और कहते हैं जब ये तीनों फांसी पर जा रहे थे तो ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और बहुत खुशी खुशी देशभक्ति के गाने गाते हुए, हंसते हुए जा रहे थे। बहुत खुश थे कि हम खुशनसीब हैं कि हमें ये मौका मिला है। कहते हैं जब इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, जब इनकी फांसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी डेड बॉडीज को, इनकी लाशों को भी उन्होंने जो है काट के जला के फेंकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने देख लिया और उन्होंने आके इनके जितने भी बॉडी पार्ट्स बचे थे उनको एकत्र किया इन तीनों की और उसको अच्छी तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। तो समझ सकते हैं दोस्तों आप, ये कहानी एक पैदा हुआ बच्चा छोटा सा और 23 साल की उम्र, 23 साल की उम्र में उन्होंने कितना कुछ कर लिया अपने देश के लिए। क्या जोश रहा होगा उन दिनों के लोगों में, क्या बहादुरी रही होगी उनके खून में। और वो नहीं सोचते थे कि हमें ऐसा जॉब करना है कि हमें इतने पैसे मिल जाए या हम इतना हिट हो जाए या हम कोई नशा कर लें या हम कोई ऐसी गलत चीज़ कर लें अपने लाइफ में और सिर्फ अपने लिए सोचें। दोस्तों इस समय जैसा माहौल चल रहा है, हमें अपनी मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने युवाओं को बदलना बहुत ज़रूरी है। युवा क्या, मैं तो कहती हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी उम्र के लोगों को भी बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम अपने बिजी शेड्यूल में अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो कहानियाँ नहीं सुना पा रहे हैं जो बच्चों को इस उम्र में सुननी चाहिए। और एक बार सुननी नहीं चाहिए, कई बार रिपीटेडली सुनानी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी फिल्में भी बन रही हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, इन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर। पूरा परिवार बैठकर इस फिल्म को देख सकता है। मैं जानती हूँ आज का युवा जो है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है दोस्तों, तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रह के एक कोशिश करनी होगी कि हमें इनको डाइवर्ट करना है, इनको बताना है और अच्छी प्यारी कहानियाँ सुना के इनको आगे बढ़ाना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। बहुत जल्दी दूसरी कहानी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। फिर मिलते हैं।